हेलो दोस्तों, CSC एप्क्रू एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग मूल अधिकार पढ़ने वाले हैं जो हमारे संविधान में भाग 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के मध्य है। मूल अधिकार महत्वपूर्ण चैप्टर इसलिए है क्योंकि किसी भी स्टेट PCS में या फिर UPSC में यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। किसी न किसी हो सकता है करंट से रिलेटेड या सीधे सीधे स्टैटिक पार्ट को ही उठा ले, पूछता ज़रूर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस चैप्टर को हम लोग बहुत अच्छे से थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मूल अधिकार है क्या। प्रश्न तो यही आता है कि मूल अधिकार है क्या। किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में, संविधान में वहाँ के रहने वाले नागरिकों को जितने व्यापक स्तर पर अधिकार दिए जाते हैं, वहाँ का संविधान उतना ही बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि मूल अधिकार के माध्यम से ही एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। देखिए, हमें मूल अधिकार की आवश्यकता क्यों पड़ेगी? मूल अधिकार की मांग ही कौन करेगा? मूल अधिकार है क्या? सच पूछिए तो मूल अधिकार एक साधन है। क्या है? मूल अधिकार एक साधन है। किसको आवश्यकता पड़ेगी मूल अधिकार की? मूल अधिकार की आवश्यकता किसको पड़ेगी? एक व्यक्ति को या कोई व्यक्ति। अगर साधन है तो साध्य भी होगा। साधन है तो साध्य जरूरी होगा। जैसे अगर हमें प्रयागराज से लखनऊ जाना है तो हम प्रयागराज से लखनऊ जाने की प्रक्रिया में ट्रेन का प्रयोग कर सकते हैं, बस का प्रयोग कर सकते हैं। तो ट्रेन और बस हमारा साधन है। साध्य हमारा क्या है कि हमें लखनऊ पहुंचना है। उसी तरीके से मूल अधिकार एक साधन है। मांग कौन करेगा? कोई व्यक्ति करेगा, और कोई व्यक्ति क्या हुआ? वो साध्य हुआ। अब कोई व्यक्ति मूल अधिकार की मांग क्यों करेगा? मूल अधिकार के अभाव में क्या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास हो सकता है? समझ के देखिए कि यदि हम ऐसे समाज में रह रहे हों जहाँ पर हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी न हो, हमें समानता का अधिकार न दिया जाए, हमें आजीविका के लिए समानता का अधिकार न दिया जाए, हमें सामाजिक समानता का अधिकार न हो, हम निर्बाध रूप से कहीं पर रहने की स्वतंत्रता हमें न हो, हमें बोलने की आज़ादी न हो, हमारी निजता का अधिकार हमें प्राप्त न हो, तो क्या इन सब चीज़ों के अभाव में हम कह सकते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का विकास होगा? नहीं होगा। व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकार का होना आवश्यक है। और व्यक्तित्व के विकास की जरूरत किसको पड़ती है? किसी व्यक्ति को पड़ती है। और वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति साधन है। अब मैंने कहा कि इन्हें कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं वो व्यक्ति मिस्टर ए है। कौन है? मिस्टर ए है। ए को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए, अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए मूल अधिकार की आवश्यकता है। तो ये क्या करेंगे मिस्टर ए? ये तर्कसंगत दावा करेंगे। दावा करेंगे कैसा? तर्कसंगत दावा करेंगे। पहला, मैंने कहा कि मूल अधिकार की आवश्यकता किसको है? एक व्यक्ति को हो। क्यों आवश्यकता है? क्योंकि उसे अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। और व्यक्तित्व के विकास के लिए वो क्या करेंगे? दावा करेंगे। कैसा? तर्कसंगत दावा करेंगे। तर्कसंगत दावा करेंगे। जब ये तर्कसंगत दावा करेंगे तो उस दावे को सामाजिक मान्यता मिलेगी। सामाजिक मान्यता मिलेगी। और जब सामाजिक मान्यता मिलेगी तो राज्य का ये कर्तव्य बनेगा कि राज्य उसे लागू करे। राज्य लागू करेगा। 3 चीजें आवश्यक। क्या? कि मूल अधिकार की जरूरत किसको है? एक व्यक्ति को है। क्यों? क्योंकि इसे अपने व्यक्तित्व का विकास करना है। और व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में वो क्या करेगा? वो तर्कसंगत दावा करेगा। तर्कसंगत दावा, और उस दावे को सामाजिक मान्यता मिलेगी। और सामाजिक मान्यता मिलने के बाद राज्य उसे लागू करेगा। ये हो गया मूल अधिकार। जब राज्य उसे लागू करेगा तो वही फिर मूल अधिकार के रूप में जाना जाएगा। राज्य क्यों लागू करेगा? क्योंकि राज्य ही हमें संरक्षण प्रदान करता है और हमारे अधिकारों को छीनने का पावर भी उसी के पास है। सच पूछिए तो राज्य एक अमूर्त धारणा है। राज्य का मतलब ये हो गया सरकार। राज्य तो एक अमूर्त धारणा है। अमूर्त राज्य हमें दिखता तो है नहीं। दिखता कौन है? सरकार। मूर्त सरकार। राज्य लागू करेगा कि मतलब सरकार लागू करेगी।
सरकार लागू करेगा, और जब सरकार लागू करेगा तो वो हमारे लिए ही लागू होगा और सरकार के विरुद्ध लागू होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ही हमारे मूल अधिकार को छीनने की क्षमता रखता है और पूरा का पूरा मूल अधिकार सरकार के विरुद्ध है, राज्य के विरुद्ध है। कैसे? विधि के समक्ष समानता। राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य मतलब कौन? सरकार। सरकार नहीं करेगा। राज्य किसी के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य मतलब सरकार। लोक नियोजन में अवसर की समानता। राज्य के द्वारा निकाली गई कोई भी अवसर में उस देश के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार होगा और राज्य उसको इससे वंचित नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? राज्य नहीं कर सकता। राज्य मतलब सरकार। तो आप देखिए कि सब जगह कहीं ना कहीं राज्य को कुछ करने से रोका जा रहा है। क्यों करने से रोका जा रहा है? क्यों? क्योंकि हमारा मूल अधिकार है, हमें विधि के समक्ष समानता मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो हम राज्य के विरुद्ध कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट 32। ठीक है, ये हो गया हमारा मूल अधिकार। मूल अधिकार भाग 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंतर्गत है। प्रारंभ में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, अभी वर्तमान में 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार आप लोग समझ लिए। मूल अधिकार की आवश्यकता किसको है? एक व्यक्ति को है। व्यक्ति कौन है? व्यक्ति साध्य है और अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए साधन के रूप में वो मूल अधिकार का प्रयोग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसे समाज में रहना है और विकास करना है। अब वो विकास करेगा तो वो दावा करेगा। कैसा? तर्कसंगत दावा करेगा। तर्कसंगत दावा का मतलब ये हो गया कि वो जो दावा करेगा वो तार्किक रूप से सही होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग कुछ ऐसे अधिकारों की मांग करते हैं जो किसी राज्य के लिए संभव नहीं हो पाता। ये इस तरीके से है कि जैसे हम मान लीजिए हम किसी विद्यालय में गए, अब उस विद्यालय में हमें पढ़ना है, 6 घंटे हमें उस विद्यालय में रहना है, तो उस विद्यालय में हमें क्या अधिकार मिलने चाहिए? वो तार्किक होना चाहिए। अब हम उस विद्यालय में रह करके कहें कि हमको पढ़ना है और पढ़ने के लिए हमें किताब नहीं बल्कि हमें लैपटॉप दिया जाए, तो वो तो सामाजिक समानता नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे घर में ही है, घर में हम रह रहे हैं और पिताजी से हम कहें कि हमें अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए एक रिवॉल्वर की आवश्यकता है, तो ये तार्किक तो हुआ नहीं, तर्कसंगत है नहीं। और जब वो लॉजिकल नहीं है तो फिर वो दावा किस काम का? पूरा का पूरा मूल अधिकार आप देखेंगे तो वो तार्किक रूप से सही है और एक लॉजिक पर बेस्ड है। पूरे के पूरे मूल अधिकार में एक एक आर्टिकल को जब हम लोग ध्यान से 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि वो सारे आर्टिकल हमें दिए गए हैं, वो तार्किक रूप से सही हैं और वो कहीं ना कहीं प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं। याद रखिएगा कि हमें मूल अधिकार जो दिया गया है वो युक्त प्रतिबंधों के साथ दिया गया है, सीमित है, असीमित नहीं है। कहते हैं कि यदि कोई अधिकार असीमित हो जाए तो वो अधिकार नहीं होता, वो मनमानी हो जाती है। फिर वो हमारी जीवन शैली, हमारे समाज में रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। इसीलिए हमें मूल अधिकार तो दिया गया है लेकिन वो तार्किक रूप से सही है और प्रतिबंधों के साथ है। हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी तो है, हम बोलने की आज़ादी हमें है, लेकिन हम कुछ ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित हो, हमारे देश की सुरक्षा प्रभावित हो, किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित हो या समाज में अराजकता फैले। अगर ऐसा कुछ हम बोलते हैं तो राज्य सरकार उस पर प्रतिबंध लगाएगा और हमें कुछ करने से रोकेगा। आवश्यकता पड़ेगी तो हमें दंडित भी करेगा वो। तो मूल अधिकार तार्किक रूप से सही होना चाहिए और प्रतिबंधों के साथ हमें प्राप्त है, सीमित है, असीमित नहीं है। ठीक है, अब हम लोग 1 बाय 1 आर्टिकल देखते हैं। मूल अधिकार हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि बगैर मूल अधिकार के, देखिए पहले क्या था कि जैसे अगर जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, तो आप देखेंगे कि राजतंत्र में राजा ही सब कुछ होता था। राजा ही कार्यपालिका, राजा ही व्यवस्थापिका और राजा ही न्यायपालिका। राजतंत्र में आप देखेंगे जब लोकतंत्र नहीं था, राजतंत्र था, राजतंत्र में राजा ही कार्यपालिका, राजा कार्य करता था, कार्यपालिका, राजा ही व्यवस्थापिका
व्यवस्थापिका और राजा ही न्यायपालिका। अंतिम रूप से राजा ही सब कुछ होता था। राजा कार्यपालिका कार्य करता था, व्यवस्था भी बनाता था और न्याय भी देने का अंतिम कार्य राजा का ही था। तो जनता जाती किसके पास? जनता के पास तो कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे राजतंत्र से जब लोकतंत्र की तरफ हम लोग बढ़े तो सत्ता का अधिकार किसके पास आ गया? ये राजतंत्र से जब लोकतंत्र का विकास हुआ तो सत्ता का अधिकार जनता के पास। अब जनता अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगी? चुनेगी किसको? सरकार को। किसके माध्यम से? अपने शक्ति के हस्तांतरण से। शक्ति का हस्तांतरण कैसे करेगा? वो वोट के माध्यम से। मैंने कहा कि राजतंत्र में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों का अधिकार राजा के पास। तो जनता जाती किसके पास? राजतंत्र से जब मामला लोकतंत्र पे आया तो लोकतंत्र में लोकतंत्र का मेन आधार जनता, सारी शक्ति जनता के पास। जनता स्वयं शासन कर नहीं सकती तो वो सरकार को चुनती है। किसके माध्यम से? अपने शक्तियों के हस्तांतरण के माध्यम से। हस्तांतरण कैसे करती है जनता? वोट के माध्यम से। सरकार चुना। अब समस्या ये थी कि हम अपने सरकार को तो चुन लिए, अब हमें हमारा अधिकार देगा कौन? तो याद रखिएगा, ये जो मूल अधिकार हमें प्राप्त है ये हमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका, सरकार के तो 3 अंग होते हैं। न्यायपालिका, राजतंत्र में राजा ही सब कुछ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों की शक्ति किसके पास है? राजा के पास है। तो यदि हमारे मूल अधिकार का हनन होता था, मूल अधिकार हमसे छीना जाता था तो हमारे पास जाने का कोई अधिकार ही नहीं था। मामला जब लोकतंत्र में आया तो लोकतंत्र में सत्ता का अधिकार किसके पास? जनता के पास। और जनता अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करेगी? सरकार के माध्यम से करेगी। सरकार के माध्यम से करेगी और सरकार को वो अपने शक्ति का हस्तांतरण करेगी। सरकार मतलब कौन? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। हमें जो मूल अधिकार प्राप्त है वो हमें प्राप्त है इन दोनों के खिलाफ, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के। अगर ये दोनों हमारे शक्तियों का, यदि हमारी ये मूल अधिकार का हनन करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? न्यायपालिका के पास। न्यायपालिका मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32। ये तो हुआ मूल अधिकार का बेसिक। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें 6 अधिकार वर्तमान में है। एक हमें प्राप्त था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब वो एक लीगल राइट है, वो फंडामेंटल राइट नहीं रह गया। मैंने कहा अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हैं। भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 के बीच में ये 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं। एक मूल अधिकार हमारा था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार जो अब इस समय मूल अधिकार से वैधानिक अधिकार बन गया है और संविधान के आर्टिकल 300A में शामिल है। ये क्या है? कानूनी अधिकार या वैधानिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार, कुछ भी कह लीजिए, है तीनों का मतलब है। ये ध्यान रखिएगा कि मूल अधिकार और इन तीनों में बेसिक डिफरेंस है। संवैधानिक अधिकार का मतलब कि जिस अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान में हो वो संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार ये भी है, संवैधानिक अधिकार ये भी है। लेकिन ये संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार और वैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। दोनों में अंतर ये है कि मूल अधिकार हमें राज्य के खिलाफ है। मूल अधिकार का यदि हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। यदि वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मूल अधिकार का जब संशोधन करना होगा तो वो आर्टिकल 368 के द्वारा ही संशोधन हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। कानूनी अधिकार और वैधानिक अधिकार में ये प्रावधान नहीं है।
तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस था। अच्छा, समानता का अधिकार, देखिए इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला है समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 से 30 के बीच में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। फिर से, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार आर्टिकल 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32। ये 6 मूल अधिकार हैं। हम 1 बाय 1 समानता के अधिकार में, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17 और 18, ये 5 आर्टिकल हैं जो समानता के अधिकार में हैं। हम एक एक आर्टिकल को 1 बाय 1 देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यदि प्रीलिम्स में प्रश्न आता है कि संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम देगा तो आर्टिकल 32 को उन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। फिर से सुन लीजिए, यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम दे करके पूछेगा कि संविधान की आत्मा किसको कहा है उन्होंने, तो उन्होंने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है। वैसे यदि प्रश्न में सिर्फ ये पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तो विकल्प में यदि प्रस्तावना रहा, यदि विकल्प में प्रस्तावना रहा तो प्रस्तावना पर ही टिक लगाएंगे। प्रस्तावना नहीं है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम दे करके पूछ रहा है तो आर्टिकल 32 को लगाएंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। पहला क्या है? आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता। अच्छा, इसके पहले 2 आर्टिकल हमारा और है। जैसे हमारा मूल अधिकार आर्टिकल 32 से 35 के बीच में है। जो शुरू किया गया है वो आर्टिकल 14 किया गया है। 12 और 13 2 आर्टिकल बचते हैं, तो उसे हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आर्टिकल 12, आर्टिकल 12 क्या है? राज्य की परिभाषा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारा मूल अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध है। राज्य के विरुद्ध है तो राज्य में कौन कौन शामिल होगा जिसके विरुद्ध हमें ये अधिकार दिया गया है। तो पहले ही आर्टिकल में राज्य की परिभाषा दी गई है कि ऐसे कौन कौन सी शक्तियां, ऐसे कौन कौन से पद शामिल हैं जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, पहला संघ की संसद, दूसरा संघ की सरकार, तीसरा राज्य विधानमंडल। परेशान ना होइए, एक एक चीज को डिफाइन करूंगा। चौथा राज्य की सरकार, राज्य की सरकार। पांचवा स्थानीय प्राधिकारी। और छठा अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। मैंने कहा आर्टिकल 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा में कौन? ये 6 तरह के, संघ की संसद, संघ की सरकार, राज्य के विधानमंडल, राज्य की सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। संघ की संसद यानी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। कौन? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। संघ की सरकार जो वर्तमान में कार्यपालिका है। राज्य विधानमंडल में कौन कौन? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। राज्य की सरकार जो राज्य की कार्यपालिका है, जो सत्ता में है। स्थानीय प्राधिकारी जैसे स्थानीय निकाय जो हो गए, जिला पंचायत, नगर पालिकाएँ, ये स्थानीय प्राधिकारी में आएंगी। अन्य प्राधिकारी में जैसे LIC हो गया, सरकारी कंपनियां हो गई,
यूजीसी हो गया, गवर्नमेंट की वित्त पोषित यूनिवर्सिटीज़ हो गई, ये सब कुछ अन्य प्राधिकारी में आएगा। मतलब सरकार से जिस भी व्यक्ति को शक्ति प्राप्त है वो सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और वो सभी के खिलाफ हमें ये मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में क्या हमने देखा? संघ की संसद, संघ की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य की सरकार, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ठीक, ये आर्टिकल 12 हो गया। आर्टिकल 13 हमारा, आर्टिकल 13 में यह है कि यदि संविधान लागू होने के पूर्व कोई विधि बनी है जो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करती है तो वो शून्य होगी। मैंने कहा कि आर्टिकल 13 ऐसी कोई विधि जो संविधान लागू होने के पूर्व बनी है और वो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करती है, तो वो विधि शून्य हो जाएगी, शून्य होगी। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ऐसी कोई विधि, ऐसा कोई कानून जो संविधान के लागू होने के पूर्व बनी है और वो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करती है तो वो शून्य होगा। संविधान के लागू होने का मतलब कि 26 जनवरी 1950। हमारे देश के लागू होने के पहले ऐसे ढेर सारे कानून, ऐसे ढेर सारे नियम बनाए गए थे जो हमें संचालित करते थे, वो अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाए थे। तो संविधान निर्माताओं के समक्ष सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वो जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ढेर सारे आर्टिकल को उन्होंने उठा लिया था। उसके बाद भी ढेर सारे संशोधन किए गए थे अंग्रेजों के माध्यम से। तो उन्होंने मूल अधिकार के आर्टिकल 13 में राज्य की परिभाषा के बाद यही डाल दिया कि यदि कोई ऐसा कानून, यदि कोई ऐसी विधि बनी है जो संविधान के लागू होने के पूर्व बनी है और वो विधि यदि हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करती है तो वो विधि स्वतः शून्य हो जाएगी जो हमारे मूल अधिकार को प्रभावित करती है। यह है आर्टिकल 13। आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 समानता के अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंतर्गत है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। देखें, इसमें यह है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को, राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, देखिए, मैंने कहा समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में। आर्टिकल 14 क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इसमें दो वाक्य ध्यान देंगे। पहला कि विधि के समक्ष समानता, पहला क्या है? विधि के समक्ष समानता, और दूसरा विधियों के समान संरक्षण। ये दो महत्वपूर्ण हैं और जनरल स्टेट पीसीएस में इसको लेके क्वेश्चंस बन सकते हैं।
बने भी हैं तो इसको अच्छे से समझते हैं। विधियों के समक्ष समानता का मतलब क्या हुआ? किसी भी राज्य में कानून हमारा बना, संविधान बन के तैयार हो गया, तो उस कानून के, उस संविधान के अंतर्गत उस राज्य का राष्ट्राध्यक्ष हो या फिर उस राज्य में रहने वाले साधारण व्यक्ति या फिर कोई किसान, दोनों के लिए वो समान है। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये कि विधि के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति समान है, फिर चाहे वो उस देश का राष्ट्राध्यक्ष हो या उस देश में रहने वाला एक किसान, साधारण व्यक्ति, वो सभी विधि के समक्ष समान है। यहीं से निकल करके आया रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। विधि का शासन, विधि का शासन। मैंने क्या कहा कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य को कुछ करने से रोका जा रहा है, इसका मतलब ये मूल अधिकार हमें राज्य के खिलाफ प्राप्त है। राज्य हमें विधि के समक्ष समानता से वंचित नहीं कर सकता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या? कि उस राष्ट्र में रहने वाला कोई राष्ट्राध्यक्ष हो या उस राज्य में रहने वाला कोई साधारण किसान, वो दोनों विधि के समक्ष समान हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये है विधि के समक्ष समानता। विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधियों के समान संरक्षण का मतलब ये हो गया कि राज्य हमें यदि समानता प्रदान करता है तो राज्य हमें संरक्षण भी देता है। इसमें दो बातें निकल के आती हैं। समान संरक्षण का मतलब ये हो गया कि यदि परिस्थितियां समान हैं, यदि परिस्थितियां समान हैं तो समान परिस्थितियों में समान संरक्षण, समान परिस्थितियों में समान संरक्षण, समान संरक्षण और असमान परिस्थितियों में असमान संरक्षण, असमान संरक्षण। देखिए, मैंने आपसे बताया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। विधि के समक्ष समानता का मतलब कि उस राष्ट्र में रहने वाला कोई राष्ट्राध्यक्ष हो या फिर किसान हो, दोनों विधि के समक्ष समान हैं। विधियों के समान संरक्षण का मतलब ये हो गया कि यदि परिस्थितियां समान हैं तो संरक्षण समान होगा, यदि परिस्थितियां असमान हैं तो संरक्षण असमान होगा। इसको आप ऐसे समझिए कि जैसे हमारे यहाँ टैक्सेशन प्रणाली है। अब टैक्सेशन प्रणाली में जीएसटी लागू होने के बाद 5%, 18% इस तरीके से क्राइटेरिया बांटी गई है। परिस्थितियां असमान है, संरक्षण असमान है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि एक व्यक्ति है या कोई पुरुष और कोई महिला है, उन्होंने अपराध किया, अपराध उन्होंने समान किया, तो जाहिर सी बात है कि संरक्षण भी समान होगा। दोनों के ऊपर यदि केस हुआ, मुकदमा चला, तो दोनों के ऊपर समान धाराएं लगेंगी। परिस्थितियां असमान होने का मतलब ये हो गया कि मान लेते हैं किसी कारण से कि वो महिला गर्भवती है। अगर वो महिला गर्भवती है तो इन परिस्थितियों में परिस्थितियां बदल गई, संरक्षण बदल जाएगा। कैसे? कि हो सकता है कि कोर्ट उसे थोड़ी सी रियायत दे दे, हो सकता है आईपीसी में ऐसी व्यवस्थाएं हों, या फिर जुडिशरी में जज को लगे कि ये परिस्थितियां समान नहीं हैं, उस व्यक्ति को जितनी सज़ा मिलनी चाहिए उस महिला को उससे कम सज़ा मिले। हो सकता है कि अपराध करने वाला व्यक्ति बहुत बुजुर्ग है, हो सकता है वो व्यक्ति किसी ऐसे परिवार से आता हो जिस परिवार में उसके न रहने के बाद उसके पीछे के परिवार काफ़ी प्रभावित होते हों। तो परिस्थितियां बदलेंगी, संरक्षण बदल जाएगा। ठीक, समान परिस्थितियों में समान संरक्षण और असमान परिस्थितियों में असमान संरक्षण। ये हो गया आर्टिकल 14। ठीक, अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जात, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। तो राज्य को कुछ करने से रोका जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य के खिलाफ हमें मूल अधिकार प्राप्त है। चलिए आइए, आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य किसी के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। तो यदि राज्य नहीं करेगा तो ये बताइए कि राज्य के संरक्षण में यदि कोई कुआं है, कोई सार्वजनिक स्थल है, कोई सार्वजनिक समागम जैसा कोई ऐसी जगह
जो राज्य के द्वारा वित्त पोषित हो, कोई सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक समागम, कुआं, तालाब, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों पर राज्य किसी भी व्यक्ति को इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, किस आधार पे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। ठीक है, यह आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में अवसर की समानता मतलब आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का मतलब ये हो गया कि राज्य के द्वारा निकाली गई किसी भी वैकेंसी में, किसी भी नियोजन में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। उस व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान और उद्भव के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। क्या क्या कह रहा है कि लोक नियोजन में अवसर का समानता का मतलब ये हो गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव या जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। राज्य के द्वारा देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी परिस्थितियों के बदल जाने के बाद, जैसे कि अगर आप इसको देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि यदि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव और जन्मस्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा तो फिर आरक्षण क्या है? मन में प्रश्न उठेगा कि आरक्षण फिर क्या है? अगर विभेद नहीं करेगा इन सब चीज़ों के आधार पर तो आरक्षण फिर क्या है? तो आरक्षण एक ऐसी परिस्थिति है जो समाज ने खुद उत्पन्न किया है और समाज का एक ऐसा वर्ग जो विकास की मुख्य धारा से वंचित है, तो उसे समाज के विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए राज्य को आरक्षण देना पड़ा। याद रखिएगा कि युक्त प्रतिबंध अगर फंडामेंटल राइट में दिए गए हैं तो पूरे संविधान में इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जो मूल अधिकार लोगों को प्राप्त है, तो मूल अधिकार में कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो समाज की मुख्य धारा से वंचित हैं या फिर जिनको सामाजिक समानता नहीं मिली है, तो उन्हें कुछ ऐसे विशेष अधिकार दिए जाएं जिससे कि वो उसमें शामिल हो जाएं। जैसे कि आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, एससी आरक्षण, एसटी आरक्षण। तो उसके पीछे भी तार्किक है, वो तार्किक है, लॉजिकल है। उस विषय पर भी कभी हम लोग चर्चा कर लेंगे और व्यापक स्तर पर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल वर्तमान में हम ये समझते हैं कि लोक नियोजन में अवसर की समानता में क्या है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश, लिंग और उद्भव के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ये हो गया आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 17 क्या है? अस्पृश्यता का अंत, यानी छुआछूत का अंत। ये आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। याद रखिएगा, आर्टिकल 18 में राज्य किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। क्या कहा मैंने? उपाधियों का अंत का मतलब कि जैसे देश की आज़ादी के पहले नाइटहुड की उपाधि, केसरे हिंद की उपाधि, ये सारी उपाधि अंग्रेज सरकार ने दिया था। तो ये क्या होता था कि समानता के अधिकार में कहीं ना कहीं ये एक व्यक्ति को विशिष्ट बनाता था। तो इस विशिष्टता को खत्म करने के लिए आर्टिकल 18 ये जोड़ा गया कि वो सारे जो उपाधियां अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी वो तो खत्म की ही गई,
राज्य के लिए यह प्रतिबंधित कर दिया गया कि राज्य किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा और दूसरी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यह है आर्टिकल 18। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। आर्टिकल 15 राज्य किसी के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा। का मतलब ये हो गया कि सार्वजनिक स्थल का ऐसी कोई भी स्थल जो सार्वजनिक हो या फिर राज्य के द्वारा पोषित हो या आंशिक पोषित हो या फिर वो सार्वजनिक हो, तो वहाँ पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकता। लोक नियोजन में अवसर की समानता। राज्य किसी भी व्यक्ति को नियोजन के अवसर में समान रूप से देखेगा और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव के आधार पर विभेद नहीं करेगा। अस्पृश्यता का अंत, कि हमारे यहाँ जो छुआछूत जैसी समस्या थी उन सब चीज़ों को अंत करने के लिए, उसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए बाकायदा फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 के अंतर्गत इसको डाल दिया गया। उपाधियों का अंत, राज्य किसी भी व्यक्ति को शिक्षा और सैन्य उपाधि के अलावा दूसरी कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ये हो गया हमारा समता का अधिकार या समानता का अधिकार। ठीक है, अब आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने पहले ही आपसे बताया कि हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त है वो युक्त प्रतिबंधों के साथ प्राप्त है। देखिए, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मैंने आपसे कहा कि जो भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है वो स्वतंत्रता प्राप्त है, वो कैसे प्राप्त है? युक्त प्रतिबंधों के साथ, प्रतिबंधों के साथ। हमें स्वतंत्रता प्राप्त है लेकिन युक्त प्रतिबंधों के साथ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। वो सीमित है, असीमित नहीं है। हमें अधिकार है कि हम बाएं से चलेंगे, हम लेफ्ट से चलेंगे। हमें अधिकार है रोड पर चलने का, लेकिन प्रतिबंध यह है कि हमें बाएं से ही चलना है, हमें लेफ्ट से चलना है। अब हम कहें कि नहीं, हम बाएं से नहीं, हम दाहिने से चलेंगे, तो राज्य बैठी है, राज्य की पुलिस बैठी है हमें ऐसा रोकने के लिए। वो हमें रोकेगी, न मानने पर हमें दंडित भी करेगी। याद रखिएगा कि स्वतंत्रता हमें प्राप्त तो है लेकिन युक्त प्रतिबंधों के साथ। तो यदि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्राप्त है तो कैसी स्वतंत्रता? क्या हम कोई ऐसी बात भी बोल सकते हैं जो हमारे राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करती हो? क्या हम कोई ऐसी बात भी बोल सकते हैं जो समाज में अराजकता फैलाए? क्या हम कोई ऐसी बात भी बोल सकते हैं जिससे हमारे किसी देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होते हों? क्या हम कोई ऐसी बात भी बोल सकते हैं जिससे न्यायालय की अवमानना हो? नहीं बोल सकते। बोलेंगे तो राज्य बैठी है हमें दंडित करने के लिए। तो स्वतंत्रता हमें प्राप्त है लेकिन युक्त प्रतिबंधों के साथ प्राप्त है। हमें बोलने की आज़ादी तो है लेकिन वो हम बोलें जिससे हमारे व्यक्तित्व का विकास हो। हम वो बोलें जो आवश्यकता की चीज़ है, जो हमारे मांग है। यदि हमारे मांग को राज्य प्रभावित करता है या फिर हमारे मांग को राज्य हमारी मांग को नहीं मानता है, हमारी उचित मांगों को नहीं मानता है, तो हम स्टेज पर खड़े होकर के अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम राज्य के खिलाफ बोल सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान देंगे हम कि हमारे बोलने से कहीं अराजकता ना फैलेगा तो हमें प्रतिबंधित किया जाएगा। ठीक है, तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में हमें 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। आइए उन 6 को देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1) तो मैंने आपसे क्या कहा कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आर्टिकल 19 क्या है? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें आर्टिकल 19 में हमें 6 तरह के अधिकार दिए गए हैं। पहला, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। पाँचवा, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी वृत्ति, कारोबार और आजीविका की स्वतंत्रता। इसको याद करना बड़ा आसान है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं कि मान लीजिए जैसे कि हमें कोई बात राज्य से कहनी है, फिर राज्य हमारे किसी अधिकार का हनन कर रहा है। अब हमें राज्य से किसी बात को कहनी है तो हमारा मूल अधिकार है, हम अपने
विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पालन करेंगे और हमें चूंकि फंडामेंटल राइट है तो हम अपनी बातों को रखेंगे। मान लेते हैं कि हमारी बात को राज्य सुनने के लिए तैयार नहीं, वो मानता नहीं, तो जब राज्य हमारी अकेले की बात को नहीं सुनेगा तो हम क्या करेंगे, हम एक सम्मेलन करेंगे और सम्मेलन के माध्यम से हम अपनी बात को कहने का प्रयास करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा कि सम्मेलन जो होगा वो शांतिपूर्ण होना चाहिए और निरायुद्ध युद्ध मतलब बगैर शस्त्र के हो। ऐसा ना हो कि हम सम्मेलन करने गए हैं और 10 राइफल लेकर के हमारे साथ लोग गए हैं, तो फिर वो वही फिर आ जाएगा। स्वतंत्रता युक्त प्रतिबंधों के साथ है। सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन प्रतिबंध ये है कि वो शांतिपूर्ण और निरायुद्ध होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि हमारी बात को सरकार नहीं सुन रही है, हम अपने विचार को रख रहे हैं लेकिन नहीं सुन रही है, तो हम सम्मेलन करेंगे। अब सम्मेलन के माध्यम से भी यदि सरकार हमारी बात को नहीं सुन रही है तो हम क्या करेंगे, संगठित होकर के संघ बना करके अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। ये एक उदाहरण है, याद रखिएगा। पहला, विचार रखेंगे। यदि सरकार हमारी बात नहीं सुनती है तो हम शांतिपूर्ण या फिर निरायुद्ध सम्मेलन करेंगे। उसके बाद भी सरकार अगर हमारी बात को नहीं सुनती है तो हम संघ बनाएंगे। संघ के माध्यम से नहीं सुनती है तो फिर हम एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, संचरण करेंगे। पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी संचरण करेंगे। अगर हम संचरण करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो वहाँ पर रहेंगे भी, निवास करना होगा। तो पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और यदि निवास करेंगे तो वहाँ पर फिर हमें वृत्तिक कारोबार भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम निवास करेंगे तो हम खाएंगे क्या। तो ये 6 हो गया। पहला, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। पांचवा, भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और छठा, भारत के राज्य क्षेत्र में हमें वृत्तिक कारोबार और आजीविका करने की स्वतंत्रता। याद रखिएगा, ये सारी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त तो हैं, लेकिन युक्त प्रतिबंधों के साथ प्राप्त हैं। मान लीजिए हम कोई ऐसी बात बोलते हैं जिससे कि हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित होती हो, स्वास्थ्य प्रभावित होता हो, न्यायालय की अवमानना होती हो, या फिर राष्ट्र का किसी दूसरे राष्ट्र के साथ यदि मैत्रीपूर्ण संबंध है तो वो प्रभावित होता हो, सदाचार प्रभावित होता हो, तो यदि इस तरह की हम कोई कार्यपद्धति हमारी है तो उस पर राज्य सरकार प्रतिबंध लगाएगा। आर्टिकल 19 के बाद 3 आर्टिकल और हैं, हम इसको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ और भी आर्टिकल इंक्लूड करेंगे। कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट अगली वीडियो में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।